हाँ, कितने दिनों बाद अपने गांव जा रहा हूँ। बचपन में एक बार आया था, उसके बाद तो शहर में ही बस गया हमेशा के लिए। आज इतने सालों बाद फिर उसी मिट्टी पर कदम रखूंगा। फिर भी लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अनजान जगह जा रहा हूँ। अरे गांव में क्या कोई सच में अपना ढूंढ पाऊंगा या खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा मुझे? पिताजी तो आखिरी वक्त में बस इतना कह गए कि बात का मान रखूं, लेकिन कैसे रखूंगा, कहां से शुरुआत करूंगा, ये तो मुझे खुद ही समझना होगा। ये खेत, ये पेड़ पौधे सब कितने अनजान लग रहे हैं, जबकि यही तो मेरे असली घर का रास्ता है। पिताजी जब मुझे बचपन में शहर ले गए थे तब शायद यही रास्ता आखिरी बार देखा था, पर अब मुझे कुछ याद नहीं। आसमान का मिजाज ठीक नहीं लग रहा, काले बादल घिर रहे हैं। इस अनजान जगह पर अगर बारिश शुरू हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो यहाँ कुछ जानता भी नहीं, बस गांव का नाम पता है, शांति नगर। न कोई पता है, न किसी का फोन नंबर है, न किसी को जानता हूँ। क्या बताऊं? भैया, ओ भैया, शांति नगर गांव चलोगे? कितना समय लगेगा बता सकते हैं? आप देखे बाबूजी, चलेंगे तो सही, बैठ जाइए। कहे यहाँ टोटो लेके हम खड़े रहेंगे, बस चलेंगे ना। लेकिन हाँ, पहले ही बता दें, उतना दूर जाने में थोड़ा समय लगेगा। उधर का रास्ता भी कुछ खास ठीक थोड़े ना है। कितना दूर है भाई शांति नगर, और क्या कितना समय लग जाएगा? शाम होने से पहले तो पहुंच जाऊंगा ना? देखिए ऐसा भैया, सामान्य स्थिति में लगभग 1 घंटा लगना चाहिए बाबू। लेकिन आसमान का जो रंग देख रहे हैं ना, बारिश शुरू हुई तो समय ज्यादा लग सकता है। रास्ता क्या कीचड़ से भरा है, अब उड़ा के तो ले नहीं जाऊंगा। क्या है, मैं टोटो अपना आराम से चलाता हूँ, है ना। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से पहुंचा दूंगा। अरे भैया मेरे मालिक प्रभु, गाड़ी चलाओ तुम जरा जल्दी जल्दी, बातें कम करो, गाड़ी ज्यादा चलाओ। क्या बताऊं, मेरा वहां शाम को पहुंचना जरूरी है। रात में रुकने की कोई जगह नहीं है मेरी। रुकने की जगह तय नहीं है मतलब? लगता है किसी अनजान जगह जा रहे हैं। अरे अनजान नहीं, वो मेरा अपना ही गांव है, पर बचपन में शहर चला गया था, उसके बाद कभी लौटना नहीं हुआ। अब वहां किसी को पहचानता नहीं, इसीलिए ठीक से पता नहीं कि कहाँ रुकूंगा, क्या होगा। अरे चिंता न कीजिए बाबू, गांव के लोग ना बड़े दिलदार होते हैं, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। जल्दी पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अरे भैया शुक्रिया आपका, आप चलाओ चलाओ जल्दी पहुंचाओ। अच्छा ये बताओ, गांव में कोई अच्छा होटल या ठहरने की जगह है अगर रात में जरूरत पड़े तो? होटल वैसे तो कुछ बड़ा नहीं है बाबू, छोटा सा गांव है ना, तो अब। क्यों भैया, क्या आप रोज इसी रास्ते पर आते जाते हो? शांति नगर के बारे में कुछ जानते वानते हो? हाँ बाबू, इस इलाके में सबसे ज्यादा पहचान हमारी ही है। वो क्या है ना कि बचपन से यहीं बड़ा हुआ हूँ। शांति नगर छोटा सा तो गांव है। हाँ, अब यूँ समझ लीजिए, जैसा नाम वैसा गांव, माने कि बहुत शांत, लोग भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं। अरे वाह, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी आप तो मेरी बातें बस सुनते जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन बाबूजी आसमान का हाल देखकर हमको अच्छा नहीं लग रहा। अभी बारिश शुरू हो सकती है, जरा तेज चलाता हूँ, वरना बीच रास्ते में फंस जाएंगे। हाँ भैया जल्दी जल्दी चलाओ, यहाँ बारिश में फंस गए तो सच में आफत हो जाएगी। मेरे पास तो छाता भी नहीं है। ठीक से पकड़ कर बैठिए, ये लगाया गियर और। हाँ भैया, एक गड़बड़ हो गई है। देखिए रास्ते में कितना कीचड़ जमा है, ऐसे में आगे जाना मुमकिन नहीं है। तो अब क्या करूं, कैसे जाऊंगा मैं? ये बताओ यहाँ से और कितना दूर है शांति नगर? बस 1-2 गांव को पार करके ना शांत वाला शांति नगर आ जाएगा बाबू। ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा कहीं दूर है। लेकिन क्या है कि इस कीचड़ में टोटो चलाना नामुमकिन है ना, पहिया बिल्कुल धंस रहा है। अरे इस ढलती शाम में, इस बारिश में अब मैं अकेला कहाँ जाऊंगा बताइए तो? मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं। मैंने भी धक्का दिया, आपने भी दिया, बिल्कुल ही नहीं हिल रहा। ऐसे बहुत देर कोशिश करने का कोनो फायदा नहीं होगा। अरे तो फिर क्या करें?
क्या आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, बारिश थोड़ा थम जाए? हाँ, मैं क्या करूं भैया, मैं तो खुद ही बेबस हूँ। बारिश ज़्यादा हुई ना तो मैं खुद घर नहीं लौट पाऊंगा। मेरे भी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, परिवार है, बूझिए थोड़ा सा। अब आप देखिए क्या करेंगे, मुझे माफ़ कीजिएगा जो आपको ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ। अरे रे, पास में छाता भी नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? इस बारिश में अब कहाँ खड़ा रहूं? क्या पूरी रात ऐसे ही दुकान के सामने खड़े खड़े बितानी पड़ेगी? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ खड़ा रहा तो ठंड लगकर बीमार पड़ जाऊंगा, और कोई मुझे यहाँ जानता भी तो नहीं है। वो रहा, दूर एक घर दिख रहा है, वहां रोशनी चल रही है, जरूर कोई ना कोई होगा, वहीं जाता हूँ। अरे कोई है क्या? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए। अरे कौन हो बेटा तुम, और इस तूफानी रात में अकेले ऐसे क्यों खड़े हो? कहाँ से आए हो? थोड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ अंकल, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए। टोटो क्या कि कीचड़ में फंस गया और कहीं जाने की जगह नहीं है मेरे पास। अरे 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 अरे, ऐसे कोई बाहर खड़ा रहता है क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से अंदर आओ, ऐसे भीग कर मत खड़े रहो। पहले सिर अच्छी तरह से पोंछ लो, ऐसे भीगे बैठोगे तो बुखार आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप ना होते तो आज रात मेरा क्या होता मैं नहीं जानता। इस इलाके में मेरा एक भी जानने वाला नहीं है ना, तो मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। पहले गर्म चाय पी लो, फिर आराम से बताओ, तुम इस आंधी तूफान में अकेले कहाँ जा रही थी? इस गांव में तो तुम्हें कभी देखा नहीं, देखने से तो शहर के लड़के लगते हो। क्यों? मैं शांति नगर जा रहा था अंकल, वही मेरा पैतृक गांव है, लेकिन यहाँ क्या बताऊँ, कुछ भी ठीक से जानता नहीं ना, न रास्ता न लोग। मैं दरअसल बचपन से शहर में रहा हूँ ना, इसीलिए। शांति नगर? अरे वो तो यहाँ से थोड़ा और दूर है बेटा, इस बारिश में पैदल जाना तो नामुमकिन है। अच्छा ये बताओ, किसके पास जा रहे थे वहाँ? दरअसल मेरा घर वहीं था, पर अब क्या है ना कि मेरा वहाँ कोई जानने वाला है नहीं, मैं रहा नहीं ना, इसीलिए। अब क्या है कि एक खास काम से जा रहा हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि पिताजी की एक इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। क्या काम है बेटा? अगर बताने में कोई एतराज ना हो तो बताओ। मैंने कि इतनी दूर से अकेले आए हो, जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, है ना? अब बताऊंगा अंकल, पूरी बात बताऊंगा आपको। तो बेटा, तुम्हारा घर शांति नगर में है, तो अचानक इतने सालों बाद वहाँ क्यों जा रहे हो? मैंने कि कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना, यूं ही तो कोई इतनी दूर नहीं आता है। हाँ, मैं अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ अंकल। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे, पर किसी सरकारी स्कूल के टीचर नहीं थे। अच्छा बताओ बेटा फिर। हमारे गांव के लोग न बहुत गरीब थे अंकल, सब स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसीलिए पिताजी ने अपनी जमीन पर टिन की बाड़ लगाकर गांव के कुछ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया। अब कई बार तो अपने पैसों से किताबें खरीद दी, बहुत कुछ किया। हाँ कहते जाओ बेटा, बताओ फिर। 5-6 साल पहले पिताजी अचानक से बीमार पड़ गए। उन्हें शहर में मेरे पास लाया गया। मैंने अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, सब कुछ कराया, पर आखिरकार उन्हें बचा नहीं सका। बहुत दुख की बात है। हाँ ये बात तो बड़े दुख की है बेटा, सुनकर ही मन भारी हो गया। हाँ। और जाने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने गांव वालों को जुबान दी थी कि गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाएंगे। वो चाहते थे कि मैं उनकी इस इच्छा को पूरा करूं। मैं तो शहर में ही रहता था, बचपन में एक बार यहाँ आया था गांव में, उसके बाद आना नहीं हुआ। अब गांव आकर पिताजी की सारी जमीन बेचकर एक स्कूल बनाने की सोची है, पर गांव पहुंचने से पहले ही इस मुसीबत में फंस गया। विक्रम बेटा, जो तुम कह रहे हो ना, वो मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता शेखर मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, बिल्कुल बचपन से। क्या आप मेरे पिताजी के दोस्त थे? बाप रे, इतने दिन बाद! अरे मुझे पता ही नहीं था कि गांव में पिताजी का कोई इतना करीबी भी है।
हम दोनों साथ में इस गांव के स्कूल में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए। तुम्हारे पिता बचपन से कहते थे, विमल बड़ा होकर मैं टीचर बनूंगा, गांव के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, और सच में उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छा अंकल, पिताजी ने जो टीन की बाड़ लगाकर क्लास बनाई थी वो कहाँ थी? क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ? हाँ जरूर बेटा, शांति नगर पहुंचते ही देख सकोगे, वो जगह अब भी है। हाँ, उसी जगह पर मैं नया स्कूल बनवाऊंगा। पिताजी की यादों को सहेजने का इससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है क्या? यही मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तुम सच में ऐसा कर सकते हो बेटा। गांव के लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ये तुम तय मानो। मैं कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अंकल। पिताजी ने जो शुरू किया था उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी समय क्यों ना लगे। सावित्री, अरे भाई जरा इधर आओ, देखो तो सही हमारे घर कौन आया है। कौन है जी? इस बारिश में किसे ले आए इतनी रात को? ये शेखर का बेटा है विक्रम। शांति नगर जा रहा था, रास्ते में बारिश में फंस गया बेचारा। अरे ये तो शेखर भैया का बेटा है। इतने दिनों बाद आए बेटा तुम। भगवान ने खुद ही तुम्हें हमारी चौखट पर भेज दिया। तुम जरूर बहुत थक गए होंगे और भीग भी गए हो। बैठो बेटा, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी, अंकल ने बताया कि आप लोग मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर पिताजी ने कभी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता और इस बूढ़े के बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी बेटा, बता नहीं सकती। बचपन से साथ में इसी गांव में बड़े हुए हैं दोनों। तुम्हारे पिता जब बीमार पड़े थे तो मैं ही उन्हें शहर ले गया था। तुम शायद उस समय मुझे पहचान नहीं पाए। तब तुम अस्पताल की आपाधापी में इतने व्यस्त थे बेटा कि मेरी तरफ ठीक से देखने की फुर्सत भी नहीं थी तुम्हारे पास। आप ही उस दिन पिताजी के साथ थे? मैं सच में याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो वक्त मेरे लिए इतना मुश्किल था कि आसपास क्या हो रहा था ध्यान ही नहीं रहा। स्वाभाविक है बेटा, तब तुम्हारा दिमाग कहीं और था, पिताजी की चिंता में, और क्या। पर मुझे सब याद है, एक एक पल। तुम्हारे पिता अस्पताल के बिस्तर पर लेटे भी बस स्कूल की बातें करते थे। थोड़ा और लो बेटा, रास्ते में बहुत तकलीफ हुई है तुम्हें। अच्छी तरह खा लो, सेहत का ध्यान रखना है। आंटी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। लग रहा है कि जैसे कितने दिनों बाद खाना खा रहा हूँ घर का। शहर में तो अकेले ही सब संभालना पड़ता है ना। तुम जब तक यहाँ रहोगे रोज ऐसे ही खिलाऊंगी बेटा। अच्छा, खाना खत्म हो जाए तो थोड़ा आराम कर लो बेटा। लंबा सफर करके आए हो, शरीर थक गया होगा। हाँ, सही कहा आपने अंकल। दिन भर की थकान अब महसूस हो रही है, पर मन थोड़ा सा बेचैन है। इतनी नई बातें एक साथ पता चल रही है ना। जाहिर सी बात है बेटा, एक ही दिन में इतना सब जानोगे तो मन बेचैन होगा ही। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। खुद के साथ जल्दबाजी मत करो। आप लोगों की बातों से सच में मन शांत हो रहा है। आंटी, अच्छा लगा। लग रहा है जैसे सालों पुराने किसी अपने के पास बैठा हूं, जबकि आज पहली बार मुलाकात हुई है। अंकल, क्या पिताजी ने आपसे कभी स्कूल के बारे में बात की थी? वो इसे कैसे बनाना चाहते थे? क्या उनका सोचना था? क्या सपने देखते थे? कुछ बताया? बहुत बार बताया था बेटा। तुम्हारे पिता कहते थे कि एक दिन इस गांव का हर बच्चा पक्के ईंट के कमरे में बैठकर पढ़ेगा। बारिश में भीगकर क्लास बंद नहीं होगी। टिन की बाड़ के नीचे बैठकर पढ़ाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। बारिश आते ही क्लास बंद करनी पड़ती थी। बच्चे कीचड़ में पैदल घर लौटते थे। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शहर में बैठकर सोचता था कि पिताजी शायद कोई साधारण सी नौकरी करते होंगे, स्कूल जाना, घर लौटना, बस इतना ही। तुम्हारे पिता कभी अपने इस काम का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहते थे बेटा। वो चाहते थे
कि तुम शहर में अपनी जिंदगी संभालो, पढ़ाई पूरी करो, फिर अपनी मर्जी से एक दिन आकर सब जानो। पर आंटी, वो मुझे कम से कम एक बार तो बता सकते थे, तो मैं शायद पहले ही कुछ करने की कोशिश करता। वो तुम्हारे पिता का अपना फैसला था बेटा। वो नहीं चाहते थे कि तुम ये जिम्मेदारी कम उम्र में उठाओ। अब जब तुम आ गए हो, वही सबसे बड़ी बात है। हाँ चलो भाई, बहुत रात हो गई है बेटा, तुम आज अच्छे से आराम कर लो, है ना? हाँ, आपका ये आश्रय और प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा अंकल आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन जाने। ऐसी बातें मत बोलो बेटा, तुम तो हमारे अपने बेटे जैसे हो। जाओ सो जाओ, अब कल बहुत सी बातें करेंगे। बारिश तो थमी नहीं बेटा। इस कीचड़ के बीच से आज भी शांति नगर जाना मुमकिन नहीं है। रास्ता बिल्कुल चलने लायक नहीं है। तो फिर क्या करूं अंकल? मुझे तो जाना ही होगा। कब तक यहाँ रहकर आप लोगों को तकलीफ देता रहूंगा? ओहो बेटा, तुम हमारे मेहमान हो, तकलीफ की क्या बात है इसमें? अब सुनो बेटा, कल रात तुम अचानक से आए तो तुम्हें हम ठीक से खिला पिला भी नहीं पाए। आज बाजार से लाकर कुछ अच्छा बनेगा, खा लो। फिर बारिश थोड़ी कम होते ही हम खुद जाकर तुम्हें शांति नगर पहुंचाएंगे। क्यों? मतलब इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं खुद ही कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। नहीं बेटा, इन सब बातों पर अब कोई बहस नहीं। तुम मेरे घर आए हो, यही मेरा सौभाग्य है। तुम जब तक चाहो रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। हाँ विक्रम बेटा, तुम थोड़ा बैठो, खाना बस बनने ही वाला है। आज तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा खाना बना रही हूँ। आंटी, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा। नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, बैठो तुम। इस बारिश के दिन मेहमान से काम कराया जाता है भला। तुम बल्कि अंकल के साथ बातें करो। तुम्हारे पिता भी बिल्कुल ऐसे ही कहते थे। जब आते थे यही कहते थे, सावित्री भाभी थोड़ी से मुझे भी काम करने दो। और सावित्री हर बार यही बात कहकर टाल देती थी। चलो विक्रम, खाना तो हो गया बेटा। अब तुमसे एक जरूरी बात करने का वक्त आ गया है, जो तुम्हारे पिता मुझसे कह के गए थे तुम्हें बताने के लिए। मैं इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार ही कर रहा था। क्या बात है अंकल, कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस बक्से में तुम्हारे पिता की जमीन के सारे कागजात हैं। तुम्हारे पिता गुजरने से पहले सारे कागज मेरे पास ही जमा करके गए थे, अपने हाथों से संभाल कर। आपके पास? पर क्यों अंकल, मेरे पास भी तो रख सकते थे। मैं उनका ही तो इकलौता बेटा हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा था विक्रम एक दिन खुद आएगा, अपनी मर्जी से आएगा, सिर्फ कागजात के लिए नहीं। तब उसके हाथ में ये कागजात सौंप देना और कहना कि वो खुद ये काम करे, जल्दबाजी ना करे, सोच समझ कर करे। क्योंकि तुम्हारे पिता चाहते थे कि ये महान काम तुम अपने हाथों से करो, किसी और के जरिए नहीं। इतने दिनों से ये कागज आपके पास रखे थे। पिताजी को पता था कि मैं एक दिन जरूर आऊंगा। कितना भरोसा करते थे मुझ पर वो। तुम्हारे पिता को तुम पर कभी शक नहीं था बेटा। वो जानते थे कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे और अपने हाथों से सपना पूरा करोगे। बस वक्त का इंतजार था और वो वक्त आज आ गया। मैं इन कागजों को देखकर समझ पा रहा हूँ अंकल, पिताजी ने कितने जतन से ये सब कुछ संभाल कर रखा था ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। अब तुम्हारा काम होगा इन कागजों को लेकर सरकारी दफ्तर जाना, स्कूल की मंजूरी लेना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। आपकी इस मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता अंकल। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। अरे बेटा, ये तो मेरा फर्ज है, तुम्हारे पिता के प्रति मेरी आखिरी जिम्मेदारी। हम जब तक जिंदा हूं इस सपने को पूरा होते देखने की उम्मीद में जीऊंगा।
अंकल, ये कागज देखकर लग रहा है कि सब कुछ संभाल कर ही रखा था पिताजी ने। माने कि एक एक दस्तावेज ठीक हैं, अब बस काम शुरू करना बाकी है। हाँ, सही कहा बेटा, लेकिन सारे कागज अभी तुमने नहीं देखे हैं। बक्से के बिल्कुल नीचे एक और चीज है। ये क्या है अंकल? ये तो पहले नहीं दिखाया आपने। बाकी कागजों के साथ तो नहीं था ये। ये तुम्हारे पिता ने अस्पताल में रहने के आखिरी कुछ दिनों में लिखा था, अपने हाथों से, बहुत तकलीफ सहकर। मुझसे कहा था कि जमीन के कागजात देने के बाद बिल्कुल आखिर में ये कागज तुम्हें दूं। कहा था कि इसे तुम अकेले बैठकर पढ़ना, किसी के सामने नहीं। पिताजी कुछ और भी लिखकर गए थे। इतने वक्त से आपने क्यों नहीं बताया अंकल? पूरी रात तो हमने साथ में बताई। आपके पास तो एक नहीं कई बार मौका था बताने का। फिर क्योंकि तुम्हारे पिता खुद कह गए थे कि पहले तुम जमीन के कागज, स्कूल की बात सब समझो, मन मजबूत करो, उसके बाद ही ये आखिरी कागज तुम्हारे हाथ में दूं। कहा था कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ तुम्हें जाननी चाहिए। मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है। उन्होंने मुझे भी पढ़ने नहीं दिया था, बस इतना कहा था कि समय आने पर समझ जाओगे। पिताजी, आखिरकार आपने और क्या क्या बातें छिपा रखी थी मेरे लिए। इतना सब होने के बाद भी क्या कहना बाकी रह गया है? अभी भी आपको पूरी तरह से समझना बाकी रह गया है मेरा। क्या हुआ बेटा? कागज में क्या लिखा है? पता नहीं आंटी, अभी पूरा खोला नहीं है। हाथ कांप रहे हैं मेरे। अब जो कुछ भी लिखा हो बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी भलाई के लिए ही लिखा होगा, इतना यकीन रखो। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतनी दूर आकर इतना सब जानकर भी लग रहा है कि पिताजी को पूरी तरह जानना अभी बाकी है। शायद ये कागज आखिरी अध्याय बताएगा। इंसान को पूरी तरह जानना शायद कभी खत्म नहीं होता बेटा, खास तौर पर माँ बाप को। जितना जानोगे उतना ही लगेगा कि अभी कुछ और जानना बाकी है। इसमें कुछ भी लिखा हो, मैं अब तैयार हूँ। पिताजी की हर बात, हर इच्छा को मैं जानना चाहता हूँ। अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं रखना चाहता। प्रिय विक्रम, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ पहुंची है तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गांव लौट आए हो। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। एक बात याद रखना बेटा, सिर्फ स्कूल बना देने से तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। असली काम तो उसके बाद शुरू होगा। स्कूल में अच्छे टीचरों की नियुक्ति हो, गांव का हर बच्चा दिल लगाकर पढ़ने का मौका पाए और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से ना रुके। वक्त मिलते ही कभी कभार स्कूल आकर हाल चाल ले लिया करना। सब ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं, टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं, बच्चे ठीक हैं या नहीं। मुझे भरोसा है कि तुम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाओगे। तुम्हारे पिता शेखर। अंकल, आज समझ में आया कि पिताजी ने सिर्फ एक स्कूल बनाने को नहीं कहा था, एक खूबसूरत भविष्य बनाने को कहा था। शेखर ने बिल्कुल सही कहा था। उसका बेटा एक दिन उसका अधूरा काम पूरा करेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ अंकल कि सिर्फ स्कूल बनाकर नहीं रुकूंगा, अच्छे टीचरों को रखूंगा। गांव के सारे बच्चों को वहां मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलेगा और मैं अक्सर यहाँ आकर सब बातों की खबर लिया करूंगा। पिताजी की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। शेखर भैया आज जहाँ भी होंगे जरूर बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, आज मेरे दोस्त की आत्मा को सच में शांति मिली बेटा। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम सब मिलकर ये स्कूल बनाएंगे। हाँ। शुक्रिया अंकल। अब ये सिर्फ मेरे पिताजी का सपना नहीं है, आज से ये हम सब का सपना है।